हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि रिपीटेड वे में, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो, दोनों ही एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैंने टॉप 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस से। ब्लैक बुक से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछा है तो इसका एसआई यूनिट पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? डीबी से। यहीं पे पूछता अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को किस में मेजर करते हैं तो वो हर्ज हो जाता। ठीक है, इंटेंसिटी पूछा था इसलिए डेसिबल हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल और लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। कौन सा प्रिंसिपल या लॉ एक्सप्लेन करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, गाड़ियों में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो कौन से प्रिंसिपल के को एक्सप्लेन करता है, तो ये हो जाएगा पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट, द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। तो सन जो अर्थ को हीट कर देता है वो किसके थ्रू देता है, तो वो हो जाएगा रेडिएशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, सेल्सियस नहीं होगा, केल्विन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन लेयर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड ए सील्ड अगेंस्ट। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है अर्थ के लिए। तो किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है? ये हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। रियर साइड का मतलब होता है पीछे वाला, जो जो हम लोग जो मिरर से हम लोग पीछे की ओर देख पाते हैं कि पीछे कोई गाड़ी है या ट्रैफिक है, तो वो कौन सा किस टाइप का मिरर होता है, तो वो होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइट। ठीक है, किस तरह का हम लोग लेंस देंगे उस आदमी को जो सिर्फ नज़दीक का चीज़ देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता है, तो उसके लिए है हमारा कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस से हम लोग दूर देख सकते हैं। और मायोपिया बीमारी में क्या होता है? सिर्फ आप नज़दीक के चीज़ों को देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ स्काई जो होता है, स्काई का जो ब्लू कलर होता है आसमान का, तो ये किस कारण होता है? स्केटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सन इन द एटमोस्फियर। ठीक है, तो होता क्या है, हम लोग विवग्योर पढ़े हैं। विवग्योर में वी, वायलेट और इंडिगो और ब्लू। ठीक है, सबसे पहले आता है जो स्केटर्ड होता है, लेकिन हम लोगों का आई जो है वो सूटेबल नहीं है वायलेट कलर के लिए, इसलिए हम लोगों को इंडिगो और ब्लू दिखता है, जो कि जिसका कॉम्बिनेशन ब्लू कलर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो हम लोग का कम्युनिकेशन में यूज होता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, ए डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट। डायनमो किस लिए यूज होता है, किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनमो। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। ठीक है, सन के द्वारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, फ्यूजन। नेक्स्ट, हर्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो हर्ज किसका यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा ओम। नेक्स्ट, ए लाइट ईयर इज मेजर ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये मेजर करता है डिस्टेंस को। ठीक है, आपको बताना है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। ठीक है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड को यूज़ करता है, साउंड वेव को यूज़ करता है डेप्थ ऑफ ओशियन मेजर करने के लिए, तो यह जाएगा सोनार। हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, तो ये करता है मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन है जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, पावर, ये सारे क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बोला है, प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg व्हेन फोर्स ऑफ 20 N इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है, मास दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
फोर्स क्या होता है, फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक्सलेशन निकल जाएगा। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्सलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सलरेशन जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, इन 5 सेकेंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो फोर्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले एक्सलेशन निकालेंगे, एक्सलेशन और मास तो दिया हुआ है। ठीक है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी में चेंजेस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 10 हुआ, 10 से 20 गया तो 10 हुआ, और कितने सेकंड के लिए, कितने सेकंड में, मास सेकंड में, तो बचा कितना, 2 बचा। 2 और मास दिया हुआ है 3 kg, तो 2 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा फोर्स। ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन। नेक्स्ट, ड्यू टू एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, इन ए सर्टेन पीरियड, टाइम नहीं दिया है, बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन दैट टाइम पीरियड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद प्लस 2as, 2, उसके बाद a का वैल्यू दिया है 1 मीटर पर सेकंड, और s निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा s 87.5। ठीक है, ये सारे हम क्वेश्चंस हम लोग किए हैं चैप्टर वाइज। नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल इफ द थ्रस्ट ऑफ 750 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ 5 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए बोला है, प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन थ्रस्ट, यहाँ पे तो थ्रस्ट दिया हुआ है, तो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। तो यानी कि फोर्स और थ्रस्ट यहाँ पे बराबर है, इक्वल टू है। तो 750 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, कैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है और एरिया 5 दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो ऑडिबल रेंज जो होता है साउंड का, वो एडल्ट ह्यूमन के लिए कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा स्टील। ठीक है, स्टील का डेंसिटी ज़्यादा, और वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है, तो वैक्यूम पे स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन सेकेंड ऑफ साउंड वेव ऑफ वेव लेंथ 2 मीटर ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 20 to 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात की है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं SC/λ होता है और HF होता है। ठीक है, HS तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा C/λ होगा। C दिया हुआ है 250 और लेमडा दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 क्या आया, हमारा फ्रीक्वेंसी आया। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी करते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल आ जाएगा 0.08। ठीक है, नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द न्यूमेरिकल ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। तो कौन से टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है, तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटल हैज़ मैक्सिमम थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इनमें से कौन है जिसका मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट, जो हीट को कंडक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है, तो वो हो जाता है सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अगर रहता कुछ तो वो हो जाएगा कॉपर। ठीक है, सिल्वर के बाद होता है कॉपर। नेक्स्ट,
द रीज़न फॉर स्विमिंग पूल टू अपियर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज, ठीक है। हम लोग जब स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उसका जो डेप्थ है वो कम डेप्थ नज़र आता है जितना होता है ओरिजिनल से, ठीक है। तो इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरज का सूरज अभी उठा ही नहीं, सनराइज से पहले सूरज दिखाई देना, ये इसका कौन सा कारण है? तो इसका कारण है रिफ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमेना? ट्विंकलिंग का चमकना होता है, तारों का चमकना, तो ये किस फिनोमेना की वजह से होता है? तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोसफियर, तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, A is a safety device which limit the current, prevent damage to electrical circuit as possible fires, ठीक है। ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है, बचाता है डैमेज होने से इलेक्ट्रिकल सर्किट और पॉसिबल फायर होने लगने से बचाता है। तो ये हो जाएगा फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो क्या, अगर लिमिट से ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the resistance in ohm of an electrical component if the current 0.4 ampere passes through it on application of 12 volt of potential difference across? तो सिर्फ आपको ये नोट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, मांगा क्या है, रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो V दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो V दिया हुआ है 12 और करंट दिया हुआ है 0.4 और आर निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ से आर निकल सकता है जो कि आ गया 30, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ठीक है, जो बेसिक यूनिट है उनमें से एक यूनिट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, कैंडला होता है, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उनमें एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल, ठीक है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मेज़र करता है कि कितना डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल किया है? तो ये इसका उसको बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं और ओडोमीटर से डिस्टेंस नापते हैं। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट फ्रॉम ड्यू टू, तो मिल्क से क्रीम को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, और ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि वॉशिंग मशीन जो है, हमारा वॉशिंग मशीन जो है वो कौन से इस पे वर्क करता है? तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सलेरेशन इन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऑफ ए बॉडी विच एक्सलेरेट 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बोला है एक्सलेरेशन की बात, ठीक है, और वेलोसिटी में चेंजेस दिया है। तो वेलोसिटी एक्सलेरेशन का जो फॉर्मूला ही होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, 20 माइनस 10 हो रहा है इन 4 सेकेंड, 10 डिवाइडेड बाई 4, आंसर क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, एक्सलेरेशन। नेक्स्ट, किलो वॉट आवर रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ, किलो वॉट आवर जो है ये किस चीज़ का यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाएगा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किलो वॉट आवर जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 60 kg इफ इट इज़ रेज्ड बाय 12 मीटर, ठीक है। यूज जी का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि जी का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर यूज़ करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। एम दिया हुआ है यहाँ पे 60, जी दिया हुआ है 10 और एच दिया हुआ है 12, ठीक है। तो 12 इंटू 60 कितना हो जाएगा 720, 720 इंटू 10 हो जाएगा 720 इंटू 10 हो जाएगा 7200, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 7200। नेक्स्ट, हाउ मेनी वॉट्स आर दियर इन हॉर्स पावर? हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो ये हो जाएगा 740 वॉट्स, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो। ए सॉलिड नीडल प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट्स ड्यू टू, तो आप
कभी अगर पानी के ऊपर निडल लग रहे हैं तो वो फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है आपको कि हाई फ्रीक्वेंसी अगर हाईएस्ट होगा, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ जो है होता है वो मिनिमम होता है, इन्वर्स रिलेशन में होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा गामा रेज। ठीक है, ऑप्शंस में दिए गए थे गामा, वैसे तो कॉस्मिक रेज का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में ही कॉस्मिक रे नहीं दिया हुआ था, कॉस्मिक्स के बाद होता है गामा। ठीक है, तो बात करें वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ का सबसे कम हो जाएगा कॉस्मिक का, उसके बाद गामा का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट चैप्टर में मैंने करवा रखा है ये चीज़। नेक्स्ट, लाइट में या फिर वेव में। नेक्स्ट, बैट्स कैन सेंस ऑब्स्टेकल बिकॉज दे प्रोड्यूस। तो बैट्स जो होता है, चमगादड़ जो होता है, ये सेंस कर लेता है कि कोई सामने ऑब्स्टेकल है। क्यों क्यों कर पाता है? क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। नेक्स्ट है, द वेव फॉर्म ऑफ सर्टेन सिग्नल और लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी स्टडीड बाई। तो वेव फॉर्म ऑफ ए यानी कि वेव के बारे में स्टडी करना या फिर लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोनोमीटर। नेक्स्ट, ए सोनार ऑफ ए शिप सेंड साउंड ऑफ वेव 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 1500 मीटर पर सेकेंड। द वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ओशियन फ्लोर इन 5 सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है, तो जो साउंड है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद 5 सेकंड बाद पहुंचता है, यानी कि जाने और आने में कितना सेकंड लगा है? 5 सेकंड। तो सिर्फ अगर जाने की बात करें तो ये हो जाएगा 2.5 सेकंड। ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस या डेप्थ कितना होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है? 1500 दिया हुआ है, और टाइम कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 क्यों हुआ? क्योंकि जाने और आने में 5 सेकंड लग रहा है, तो सिर्फ जाने में कितना लगेगा? 2.5 लगेगा। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 3750 आंसर। नेक्स्ट, द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन देयर। ठीक है, तो कलर ऑफ स्टार्स जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कौन से थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो ये होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा वेवलेंथ होता है वो टाइम के टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशन में होता है, और वेवलेंथ से ही डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा कलर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। किसके पास सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, यानी कि वो हीट को कैरी करता है, बॉयल होने से पहले जितना हीट को कैरी करता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, यानी कि उसका टेम्परेचर राइज होने में जितना वो हीट कैरी करता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये हो जाएगा वाटर का। ठीक है, वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट लगता है आपको। नेक्स्ट, विच इज़ बैड थर्मल कंडक्टर, यानी कि गुड इंसुलेटर। कौन सा है जो कि गुड इंसुलेटर है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ हो जाएगा गिलास। ठीक है, जो सारा हीट को कंडक्ट नहीं करेगा उसको बोलेंगे बैड थर्मल कंडक्टर। नेक्स्ट, ए मेटल प्लेट विथ सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द होल। ठीक है, तो अगर एक मेटल प्लेट जिसके बीच में होल किया हुआ है, अगर उसको हीट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? तो उसका जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? देखिए, आप उस सर्कुलर प्लेट को, ठीक है, उस सर्कुलर प्लेट को थोड़ी देर के लिए एक लंबा वायर मान लीजिए। ठीक है, अगर उसको हीट करेंगे तो वो क्या होता है? एक्सपांड करता है। तो एक्सपांड करने का मतलब क्या हो रहा है? होल जो होगा वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्ट इन एयर इन द एटमोसफियर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो वाटर वेपर जो होता है एटमोसफियर में, उसको किस में मेजर करते हैं? तो उसको मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, विच मिरर इज यूज बाय द डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग आई, ईयर्स, नोज, थ्रोट एंड टीथ। तो कौन सा मिरर का यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर में जो है छोटा चीज थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेनबो आर प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट आर। ठीक है, तो रेनबो कब प्रोड्यूस होता है? जब सनलाइट क्या होता है? इंसिडेंट ऑन रेन ड्रॉप्स हैंगिंग इन द एटमोसफियर इज डिस्पर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो होता क्या है कि रेन ड्रॉप्स जो है वो हैंग किए हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जब लाइट उससे टकराती है तो डिस्पर्स्ड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को डिस्पर्स होता है और रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग को रेनबो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, द phenomena of change in direction of light when it is passes from one medium to another medium। तो लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, उस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उसका डायरेक्शन में वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं, उसी मीडियम में वापस चले जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द वर्क डन इन जूल व्हेन चार्ज ऑफ 24 कूलम मूव्स अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। तो वर्क डन की बात किया है और चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 दिया हुआ है और चार्ज जो है 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा, 24 इंटू 6 144। नेक्स्ट, what is the effective resistance of two resistors 12 ohm on 24 ohm connected in parallel। जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ेंगे 12 ओम और 24 ओम का है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो घट जाता है। कितना आएगा टोटल में देखेंगे तो हो जाएगा 8। इसका फॉर्मूला जो होता है पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1/12 प्लस 1/24 लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा r का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 8, ठीक है। अगर यहीं पे सीरीज में होता तो दोनों को जोड़ देते। नेक्स्ट, what is the heat generated in joule in a heating element of resistance 900 ohm when current of 0.3 ampere passes through it for 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो हीट जनरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 810। कैसे आता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है, और आर कितना हुआ दिया हुआ है 900, यानी कि 9 इंटू 9 81 हो गया, और यहाँ पे दिया हुआ था 10 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल कितना आ जा रहा है 810। नेक्स्ट, द डिवाइस विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी। तो लेंस कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का चश्मा में ग्लास में इतना का पावर है, तो वो पावर क्या होता है, वो डायोप्टर होता है, ठीक है। यहाँ बोलते हैं 0.03 0.3 जो भी बोलते हैं वो क्या होता है, एक्चुअल में डायोप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। टेस्ला और वेबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो टेस्ला तो यहाँ पे देख लिए मैग्नेटिक फील्ड का होता है, आपको बताना है कि वेबर का यूनिट, वेबर किसका यूनिट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये होता है एम्पियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये होता है जूल। आपको ये बताना है कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, ठीक है, या एक कैलोरी में कितना जूल होता है आपको बताना है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो कैलोरिफिक वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी में, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो ये होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस भी आगे हम लोग की कर चुके हैं, वहाँ से यूनिट कर सकते हैं। लेम्बर्ट लॉ जो है ये किससे रिलेटेड है, तो लेम्बर्ट्स लॉ जो है ये इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, तो ये किसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव है, यानी कि जो फॉर्मूला होगा वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल, जिसको हम लोग बेस मानेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी बाय डेंसिटी यहाँ का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सम मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करते हैं हम लोग, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सम लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड हीट।
ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है मेज़र करता है कितना एब्जॉर्ब या फिर कितना इवोल्व हुआ हीट, तो वो कौन सा ये करता है इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो जाएगा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ही हम लोग हीट को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ विंड। तो जनरली पूछा जाता था कि स्पीड ऑफ विंड को किस में मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, याद रखना है। तो फोर्स भी पूछे, वेलोसिटी पूछे या स्पीड पूछे, किस में मेजर करते हैं, एनीमोमीटर में। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं किस में, तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछे तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ, और अगर पूछेगा यूनिट अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा रीचर स्केल। ठीक है, मेजर करते हैं किसमें, रीचर स्केल में। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ इज सेम एज दैट ऑफ फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला किससे मेजर ये सिमिलर है, तो ये हो जाएगा मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी। तो मास को किस में नापते हैं, केजी में। वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो इसका जो यूनिट आएगा, ठीक है, वही यूनिट किसका आएगा, इम्पल्स का आएगा। नेक्स्ट, द एंगल इन विच ए क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रेवल मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज। तो कितने एंगल पे फेंकेंगे, ठीक है, कितने एंगल पे फेंका जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, हम लोग जब बॉल को फेंकते हैं तो वो कितना एंगल बना के फेंका जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसी चीज़ को बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है जिसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आता कहाँ से है, रेंज। रेंज यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 2 थीटा ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब थीटा का वैल्यू 45 हो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 90 ही पे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस या फिर रेंज। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 8 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड इज मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला अभी ऊपर देखे, ठीक है, ये वाला देखे मोमेंटम। तो वेलोसिटी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो मोमेंटम निकल जाएगा 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल है जो कि कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है जो कि मोशन ऑफ रॉकेट में काम करता है, एप्लीकेबल होता है, तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए कार स्टार्ट सडनली फ्रॉम रेस्ट। जब कोई कार स्टार्ट होता है रेस्ट से, द पीपल सिटिंग इनसाइड द कार मूव बैकवर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से अगर कोई कार आगे बढ़ता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इवेंट इज एज ए मोशन इज एन मोशन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट, व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली। जब रनिंग कार अचानक से रुकता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, द पैसेंजर टेंस टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मोशन पे थे तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में इनर्शिया ऑफ मोशन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग मोशन में रहते हैं तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वांटिटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स। तो क्वांटिटिवली जो है इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट किस में मेजर करते हैं, तो मास में ही मेजर करते हैं। क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट पे रहना चाहे तो रेस्ट पे ही रहता है, और जब कोई बॉडी मोशन पे रहना चाहे तो मोशन पे ही रहता है। मान लीजिए कि रेस्ट पे है, तो रेस्ट को मोशन कराने के लिए अगर मास ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा किस में, मास पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए रुका हुआ है तो उसको उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट से अगर इनर्शिया ऑफ मोशन में लेके आना चाहते हैं तो उसका मास अगर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात किया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी पहले से ही एक दिया हुआ है 40 मीटर, और मास दिया हुआ है 10 ग्राम। उसके बाद फिर से एक मास दिया हुआ है जो कि है गन का मास। तो पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा गन का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्योंकि बंदूक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला जो होगा ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2। कहाँ से आया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1v1 इज इक्वल टू m12v2। ठीक है, तो कि मोमेंटम जो है दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो m1 दिया हुआ है कितना? 10 ग्राम। v1 दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे मास दिया हुआ है 8 kg। तो 8 kg को बदलना पड़ेगा आपको, किस में? ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8000 और V2 निकालना है। तो यहाँ से V2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, यहीं पे पूछ लेता अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो वो एरिया देता डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया की बात करता तो हम लोग नीचे की ओर जाते हैं, अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक स्टेप ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन द कर्व सो दैट। तो रेलवे ट्रैक हो या रोड हो, उसको क्या करता है, जब रोड टर्निंग पे आता है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा जाता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों रखा जाता है? उसका कारण है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग का पहले से ही लग रहा होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करते हैं ताकि गाड़ी जो है ट्रैक से उतरे ना। ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। तो पूछा गया है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज मूव्स विथ। तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे, यानी कि 10 किलोमीटर, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, फिर 10 किलोमीटर 5 मिनट में ही ट्रेवल कर रहा है, फिर 10 किलोमीटर 5 मिनट में ही ट्रेवल कर रहा है, माने एक सेम डिस्टेंस सेम टाइमिंग पे कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो फ्रीली कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो उसका वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मोशन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में क्या टाइम के साथ कांस्टेंट होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। अभी देखिए ऊपर में हम लोग वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है टाइम के साथ यूनिफॉर्म मोशन में। नेक्स्ट, इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो पुश एंड पुल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट अंडरगोज एन एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दीज 5 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करिए किया है। ठीक है, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ के 3 फॉर्मूले, लॉ ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जिसको आपको याद होना चाहिए। हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो उन तीनों फार्मूला में कौन सा लगेगा हमको ये देखना होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि यू दिया हुआ है। उसके बाद बात करें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मांगा है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, फॉर्मूला है, यहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा 3 लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से एस निकल जाएगा, यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, उसके बाद हाफ प्लस हाफ ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए फ्लाइंग एरोप्लेन जेट हैज़। तो जब कोई एरोप्लेन फ्लाई करता है तो उसके पास क्या होता है? तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है, क्योंकि जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, जब कोई बॉडी हाइट पे होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो एरोप्लेन क्या करता है? मूव भी करता है और हाइट पे ही भी होता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। नेक्स्ट, ए ऊंट वॉच स्प्रिंग हैज़। तो ऊन वॉच जो होता है उस घड़ी में कौन सा एनर्जी होता है? तो यह जगह पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी पोज्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज बाय व्हाट नेम। ठीक है, तो अभी बात की है कि मोशन की वजह से
जो एनर्जी बॉडी के पास होता है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाइट की वजह से जो एनर्जी होता है बॉडी के पास उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेट सॉरी mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन जूल पोज्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है, आप सिर्फ डेटा देख लीजिए कि वेलोसिटी वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, मास दिया हुआ है, एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ और m दिया हुआ है 10, यानी कि 5 बचा यहाँ पे, और 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ इंटू m, यानी कि ये आया 5 और ये आया 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा टोटल 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। ठीक है, अब ये कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट विच प्लेस। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है या फिर वेट जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है, तो वो पोल्स पे होता है। ये भी पूछा जाता है सबसे कम जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, उसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो दो अलग अलग मासेस का अगर दो अलग अलग मासेस के स्टोन को अगर एक सर्टेन हाइट से आप ड्रॉप करते हैं तो कौन कौन सा स्टोन जो है वो पहले ड्रॉप होगा। ठीक है, पहले गिरेगा। तो दोनों ही सेम टाइम पे गिरेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो है फ्री फॉल हो रहा है, और फ्री फॉल होने से सिर्फ एक ही चीज़ काम करता है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसलिए दोनों जो स्टोन है वो सेम टाइम पे ग्राउंड पे टच करेगा। नेक्स्ट, if the acceleration due to gravity on the surface of earth is g, then the acceleration due to gravity on the surface of a planet whose mass is same that of earth and the radius is twice that of earth। ठीक है, तो पूछा गया है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि अर्थ सरफेस पे जी होता है, ऐसे प्लानट पे कितना होगा अगर मास तो सेम है लेकिन रेडियस जो है वो ट्वाइस हो जाता है। तो रेडियस ट्वाइस होने की वजह से एक्सलेशन जो है वो g/4 हो जाएगा। तो आता कहाँ से ये, तो क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है g m/r²। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और इन्वर्स रिलेशन है r² का। तो यहाँ पे r जो है ट्वाइस हो जा रहा था, तो g का वैल्यू क्या हो जाता, g/4 हो जाता। ठीक है, तो आपको यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी पूछा जाता है या फिर डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, यहीं से निकाल सकते हैं आप। जी का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मास को किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, और r² बोले तो रेडियस, रेडियस बोले तो मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी का यूनिट या फिर डायमेंशन निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, हेल्प्स कीप अर्थ एटमोसफियर इन प्लेस। तो कौन सा ऐसा चीज़ होने की वजह से अर्थ का जो एटमोसफियर है अपने प्लेस पे मैंने अपने जगह पे होता है, नहीं तो अर्थ का जो एटमोसफियर है वो चेंज नज़र आता। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन समवन लैंड्स ऑन मून इट हिज बॉडीज। ठीक है, जब कोई आदमी लैंड करता है मून पे तो उसके बॉडी पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वेट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी कि वेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन मास अनचेंज होता है। ठीक है, जी का वैल्यू मून पे कितना होता है, g/6 होता है। ठीक है, इसलिए वेट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। वेट क्या होता है, m/g होता है। तो मास तो सेम रह गया लेकिन g/4 हो जाता है, g/6 हो जाता है। नेक्स्ट, इफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज g, देन द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द surface of planet whose mass same as that of earth and radius is half as that of earth is। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आगे किए हम लोग, तो इसी का रिपीटेशन है। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ डेटा चेंज किया कि वहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा था, यहाँ पे हाफ टाइम्स हो रहा था। तो जी का वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तो जी हो जाएगा 4 गुना। क्यों, जी m/r² होता है, तो r जब दो हाफ होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जी जो है 4 गुना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि मास तो सेम रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड नहीं, याद रखिएगा, मीटर किलोमीटर पर सेकंड होता है इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट, द ऑयल इन द विक ऑफ ऑयल लैम्प राइजेज अप ड्यू टू। तो ऑयल, ये जो है मोमबत्ती पे, या सॉरी
लैम्प पे जो चढ़ता है, जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है जिसकी वजह से लैम्प जलता है, तो वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से वैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट। तो ये भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाछ में, यानी प्लांट में, जड़ से जो लीव्स तक पानी जाता है, तो वो कौन से फिनोमिना के तहत जाता है, तो वो भी होता है कैपिलरी एक्शन के तहत। नेक्स्ट। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट। तो सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ता है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। सरफेस टेंशन का मतलब यहाँ पे डिक्रीज, डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो हम लोग का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो पतला होने की वजह से हम लोग का जो कपड़ा है वो आसानी से साफ़ हो जाता है। इसलिए डिटर्जेंट यूज़ करने पे हम लोग का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। और कपड़ा आसानी से साफ़ हो जाता है क्योंकि पानी जो है वो पतला हो जाता है। नेक्स्ट। ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्पेरिकल शेप ड्यू टू। तो स्पेरिकल ड्रॉप वाटर का क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि कम से कम एरिया ले। ठीक है। ये भी कंसेप्ट कहाँ का है, ये भी कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का, क्योंकि एरिया सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है स्पेयर का। नेक्स्ट। ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर। ठीक है। आप लोग अगर वाटर के ऊपर ऑयल देते हैं तो ऑयल क्या करता है, वो वाटर के ऊपर फैल जाता है। ठीक है। उसके साथ मिलता नहीं, मिक्स नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, तो ये होता है वाटर हैज़ हायर सरफेस टेंशन। तो वाटर के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है, तो वो किसी से मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे 100 क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेड वे में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी में हो, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। होप सो वीडियो अच्छा लगा है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए।